पांचपन के बढ़ने की बेसिक साइंस क्या है? अच्छा, सब फर्टिलिटी वाकई काफ़ी ज़्यादा अब हम लोग नज़र आ रही है। डेली हम लोग जो पेशेंट्स देखते हैं उनका नंबर बहुत बढ़ गया है। मुझे तो ज़्यादा लगता है कि लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है यार। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है। पैदल चल के कहीं पे जाना, ये एक रूटीन नहीं रही हमारी। हमारी जो पिछली पुश्तें थी वो सुबह-सुबह अर्ली राइज़र्स थे। सुबह-सुबह उठते थे, अपने मीलों-मील चलते थे, अपने काम करते थे और हर काम अपने हाथ से करने के आदी थे। लेकिन अब थोड़ा-सा भी कोई अफ़ोर्ड कर सकता है तो वो कोशिश करता है कि वो हाउस हेल्प रख ले। थोड़ा भी कहीं दूर जाना है, कुछ 10-15 मिनट भी चलना है तो उबर, करीम, कोई हम लोग गाड़ी ले लें, बाइक पे चले जाएँ। खुद डेली के जो हम स्टेप्स भी इतने नहीं कर रहे होते। हम अपने फ़ोन्स पे ऐप्स डाउनलोड करते हैं कि 10,000 स्टेप करें, लेकिन मेरे ख़्याल से मुश्किल से ही किसी के स्टेप्स होते हैं, जब तक बहुत कोशिश ना की जाए। हमने अपनी लाइफ़स्टाइल को ही ऐसा चेंज कर लिया है कि अब हम फ़िज़िकल एक्टिविटी के आदी ही नहीं हैं। और मेरे ख्याल जो रही सही कसर थी वो इलेक्ट्रिक बाइक जो आ गई है उन्होंने निकाल दी बिल्कुल, कि वो और ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि पीसीओएस पीसीओडी की तो हम बात करते हैं कि ये डिजीज़ हैं, लोगों को इस तरह की पानी की थैलियाँ बनती हैं, उनके पीरियड्स इनरेगुलर होते हुँ। हैं। इसको अगर हम आसान अल्फाज में लोगों को ये मैसेज डिलीवर करें तो कैसे करें? पीसीओएस बेसिकली पीसीओडी एक डिजीज़ है और पीसीओएस एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा सिस्टम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो वक्त के साथ साथ अपने चेहरे बदलता रहता है उम्र के हिसाब से। जी। पीसीओएस अगर यंग लड़की को है तो रैपिड वेट गेन होता है और फिर लूज़ करना मुश्किल होता है, रेजिस्टेंट वेट लॉस होता है। और जब वेट गेन हो जाता है तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि 2 पीरियड्स के दरमियान का वक़्फ़ा बढ़ता चला जाता है। पहले कुछ दिन बढ़ता है, फिर महीनों पीरियड्स नहीं आते और उसके साथ चेहरे पे और गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं और चेहरे पे एक्नी और दाने ज़्यादा हो सकते हैं। तो इनमें से 2-3 फीचर्स भी अगर हों तो हम उन्हें पीसीओएस लेबल कर देते हैं। इसके लिए कोई डिटेल्ड हार्मोनल टेस्ट्स की आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई इसको वेरीफ़ाई कराना चाहता है तो फिर टेस्ट का भी एक पूरा सेट है जो हम लोग लिखते हैं और उसके मुताबिक फिर आगे से इलाज भी करते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अब पीसीओएस और पीसीओडी माह रमज़ान में अगर कोई पेशेंट इसका बेनिफिट लेना चाहे तो कैसे ले? हाँ, फास्टिंग तो बेस्ट है ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है पीसीओडीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर। तो जब हम लोग लंबे घंटे के लिए खाना नहीं खाते तो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है और नेचुरली वेट लूज़ करने का एक अच्छा विंडो बन जाता है। अगर हम चाहें तो सहरी और इफ्तारी में ऐसा खाना खाएँ कि हमारा एकदम से शुगर की स्पाइक ना आए और बहुत मीठा, ऑयली खाना परहेज़ कर लें तो वेट लॉस रिलेटिवली आसान हो जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जो बांझपन है, अगर माह रमज़ान में कोई जोड़ा जो है वो दोनों अगर इकट्ठे ये नियत कर लेते हैं कि हमने डाइट भी ठीक रखनी है हुँ, हुँ। और अपना जो है वो लाइफ़स्टाइल भी चेंज करना है, तो क्या ये हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए? बिल्कुल, बिल्कुल ये हेल्पफुल होता है। हम लोग सिर्फ़ अकेली फीमेल को नहीं फ़ोकस कर सकते, मेल भी 50% रोल प्ले करते हैं। आजकल तो मेरे ख्याल 70% उनका हाँ, रोल हो गया। और उनका वेट भी एग्रेसिवली इंक्रीज़ ही हो रहा है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी नहीं है। फीमेल्स के हार्मोन्स चेंज होने हमें नज़र आ जाते हैं क्योंकि उनके साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब इसके बरअक्स हम लोग सीमन एनालिसिस कराते हैं मेल्स का, तो वो भी बहुत ज़्यादा एब्नॉर्मल आ रहे हैं। अब जो क्राइटेरिया हैं वो सारे इतने लो होने के बावजूद भी बहुत क्लियर कट एब्नॉर्मैलिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि उनकी डाइट भी वैसी ही है जैसी फीमेल्स की है और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी वैसे ही कम है जैसे फीमेल्स की है। तो वैसे ही जैसे हार्मोन्स फीमेल के डिस्टर्ब्ड हैं, वैसे ही मेल्स के भी डिस्टर्ब्ड हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल में जब पेशेंट आती हैं तो अक्सर CA-125 टेस्ट का वो रिपोर्ट लेके आती है और बड़ी परेशान होती है कि मैंने किसी दाई को दिखाया था, उसने बोला तुम्हें कैंसर हो गया। CA-125 का इनफर्टिलिटी के अंदर क्या रोल है? अच्छा, CA-125 एक ट्यूमर मार्कर है। CA-125 एक से ज़्यादा वजूहात की वजह से इंक्रीज़ होता है। ये सिर्फ़ एक कैंसर के साथ भी रिलेटेड नहीं है और इनफर्टिलिटी के साथ भी रिलेटेड नहीं है। ये पेरिटोनियम जो अब्डोमेन के अंदर वाली लाइनिंग जब भी इरिटेट होती है, चाहे किसी इन्फेक्शन की वजह से, चाहे एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, चाहे ओवरी के कैंसर की वजह से या कई दफ़ा पेट में ज़्यादा पानी भी होने की वजह से ये नॉर्मल से ज़्यादा लेवल्स आ सकते हैं। तो ये इतना स्पेसिफिक नहीं है जितना हमने उसको बना दिया। हाँ, ये आम तौर पे कॉमनली लैब्स में हो जाता है, तो लोग खुद ही से सेल्फ प्रिस्क्राइब या आस-पास से व्हाट्सएप पे पूछ के लोगों से अपने टेस्ट खुद ही करा लेते हैं ताकि डॉक्टर का एक जाने का एक चेकअप या चक्कर या एक फ़ीस बच जाए हमारी, जो कि ये और परेशान कुन हालात में फँस जाते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ऐसी फीमेल्स
जो कि इनफर्टिलिटी का शिकार भी होती हैं और उनको साथ सिस्ट और फेब्राइड के इस तरह के और इश्यूज भी होती हैं और वो बड़ी मायूस हो जाती हैं कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी। तो उनके लिए आसानी हम कैसे पैदा कर सकते हैं? अच्छा, सिस्ट हैं, अगर वो एक सर्टेन साइज से बड़ी हैं तो वो रिमूव होनी चाहिए। अगर फाइब्रॉइड हैं और वो एक सर्टेन साइज से बड़े हैं तो वो रिमूव होने चाहिए। जब तक सिस्ट, फाइब्रॉइड्स या एबनॉर्मेलिटीज़ बॉडी के अंदर या यूट्रस के इर्द गिर्द पड़ी रहेंगी तो फर्टिलिटी के चांसेस कम ही रहेंगे। जब हम सीरियसली फर्टिलिटी का इलाज शुरू करते हैं और हमें इनमें से कोई चीज़ मिलती है तो हम उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद उसे ट्रीट करते हैं। जब वो ट्रीट हो जाती है तो फिर हम ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं कि अब हमने फोकस्ड इलाज शुरू करना है। जब तक आपके यूट्रस के अंदर एक बड़ा फाइब्रॉइड पड़ा है तो कंसेप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, एक नंबर। और अगर आप कंसीव कर लें तो मिस कैरेजेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि हमें रसौलियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है या सिस्ट का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, हाँ वो छोटी हैं तो ठीक है, वो रखी जा सकती हैं, इंतज़ार किया जा सकता है, लेकिन एक साइज़ से ज़्यादा हैं तो उन्हें निकलवाना ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो। डॉक्टर साहब, ऐसा कपल जिनकी शादी को 1-2 साल हो चुके हैं, दोनों नॉर्मल हैं, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वो क्या समझें कि उनको क्या मसला है? अच्छा, अगर एक कपल जिसकी शादी को 2 साल हो गए हैं और 2 साल से वो इकट्ठे रह रहे हैं, उनके साथ तमाम फर्टिलिटी टेस्ट हुए हैं और वो नॉर्मल निकले हैं, तो इस कपल की इनफर्टिलिटी को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में आमतौर पे कोई मेजर फैक्टर जो हम चेक कर सकते हैं रिपोर्टों के तहत या अल्ट्रासाउंड में या हार्मोन्स के टेस्टों से वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उनके लिए सबसे अच्छा और मुफीद मशवरा यही है कि वो लेट आईवीएफ की तरफ जाने की बजाय जल्दी आईवीएफ की तरफ रिजॉर्ट करें, क्योंकि एज आईवीएफ की सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है। जब हम सालों साल इंतज़ार करते हैं तो फिर हमारी एज बढ़ती है, हमारी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी जो पहले रिपोर्टों में नॉर्मल भी आई होती है, वो जब हम फैसला कर लेते हैं कि आईवीएफ कराना है तब उनकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है। AMH जो ओवेरियन रिजर्व का टेस्ट है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। बॉडी एज करती है, स्ट्रेस की वजह से जो एजिंग स्लो होनी है वो रूटीन से ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाले कपल्स के लिए ये है कि आप एक अच्छा सा सेंटर ढूंढें जहाँ पे आपको लगे कि आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं और वो जिस तरह आपको गाइड करते हैं आईवीएफ की जर्नी की तरफ जाएं। ठीक है। डॉक्टर साहब, सब फर्टिलिटी के अंदर स्ट्रेस का कितना रोल है? स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा रोल है। स्ट्रेस जो है वो हमारे हार्मोन्स को बिल्कुल डिस्टरप्ट कर देती है। अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे वो काम की है, चाहे वो पढ़ाई की है, चाहे वो घर में घरेलू मसाइल की है, चाहे वो फर्टिलिटी ना होने की, प्रेगनेंसी ना होने की है, वो हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह ही असर करती है। हमारी रूटीन पे, हमारी डेली एक्टिविटीज़ पे बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, छोटी बातों पे बड़ा रिस्पॉन्स देते हैं और उनकी डाइट, उनकी स्लीप सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब डाइट और स्लीप भी डिस्टर्ब होती है तो हार्मोन्स और एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनका बैलेंस काफ़ी हद तक बिगड़ जाता है। तो फर्टिलिटी इश्यूज़ और ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाते हैं और ज़्यादा मुश्किल होने लग जाते हैं।